वाराणसी में पीएम मोदी ने जीएलडब्ल्यू मैदान में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी ने 21 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने 500 बेड के अस्पताल का तोहफा काशी को दिया। मोदी ने कहा, तकनीक से विकास में मदद मिलेगी, क्षेत्र में विकास से युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन योजनाओं से यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा, हम सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधा की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी ने स्मृति ईरानी के काम की भी तारीफ की। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1970-72 से वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं। इतने लंबे सर तक और इतने साफ कुशलता, देखो कोई दाग उन पर नहीं लगता है, होता सब है। जब मैं कैशलेस की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो, वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है। अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? ये 50% गरीबी, ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी? मतलब चिदंबरम जी, 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है, काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं। वाराणसी दौरे पर गए पीएम मोदी ने विपक्ष पर नोटबंदी का विरोध करने के लिए कड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेता मेरा विरोध करने में खुद का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। कांग्रेस में एक युवा नेता हैं जो अभी भाषण देना सीख रहे हैं। वो कहते हैं कि उनके बोलने से भूकंप आ जाएगा। मैं कहता हूं, वो ना बोलते तो भूकंप आ जाता। अब बोल दिए हैं तो सबको पता चल गया है कि कोई भूकंप नहीं आने वाला। मोदी ने कहा, वो बोलने लगे हैं, इस बात की मुझे खुशी है। 2009 से पहले वो बोलते ही नहीं थे, पता ही नहीं था कि बक्से में क्या है और क्या नहीं। जब वो बोले हैं तो पता चल गया है कि क्या कुछ है। अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं है। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई जी। इन्होंने बड़ा मजेदार कहा, उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है जी। लेकिन अच्छा है, किसी का काला धन खुल रहा है तो किसी का काला मन खुल रहा है। वहीं पीएम के संसदीय क्षेत्र में उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा। उनके काफिले पर पर्चे फेंके गए। बताया जा रहा है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं ने ये पर्चे उछाले हैं।
विरोध हुआ तो डांस करके पीएम के आगमन का स्वागत भी किया गया। वाराणसी शहर के ई रिक्शा चालकों ने भी उनके आने की खुशी में यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी। ई रिक्शा चालकों ने खुशी जताते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमें ई रिक्शा मिले हैं और इसी वजह से आज हम अपने घर का खर्च चला पा रहे हैं। ई रिक्शा चालकों ने लोगों से नोटबंदी का समर्थन करने की भी अपील की। बहराइच में कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में पहुंचे पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश का किसान बदहाल है और सरकार को उसकी कोई फिक्र नहीं है। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़े उद्योगपतियों का 1,40,000 करोड़ का कर्जा माफ करने को लेकर भी निशाना साधा। राहुल ने कहा कि विजय माल्या जैसे लोगों को सरकार ने देश से बाहर जाने दिया। कांग्रेस की इस रैली में गुलाम नबी आजाद, प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया, राज बब्बर और शीला दीक्षित जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे। 30 दिन की यात्रा किसानों के लिए हमने की, कांग्रेस पार्टी ने की उत्तर प्रदेश में। हिंदुस्तान के किसान ने नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ 3 चीजें मांगी। देश को अपना खून पसीना देता है, इज्जत मांगी और सिर्फ 3 चीजें मांगी। कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम। दिन भर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, पसीना देते हैं, 3 चीजें मांगी। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया। 1,40,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने 15 उद्योगपतियों का माफ किया पिछले 2.5 साल में। लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया। मजदूरों के बारे में कहते हैं ये लोग गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का मजदूर गड्ढा नहीं खोदता है, हिंदुस्तान को बनाता है। 17 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के अखिलेश सरकार के प्रस्ताव पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला। मायावती ने कहा कि ये सपा सरकार का चुनावी हथकंडा है। एक बयान में मायावती ने कहा कि इस प्रस्ताव को उनके दौर में बसपा सरकार ने पास कराकर केंद्र को भेजा था और इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। मायावती ने यह भी कहा कि मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने भी संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ जाकर इन सभी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कर दिया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तब हुए फैसले का खामियाजा इन 17 ओबीसी जातियों के लोग आज भी भुगत रहे हैं। ये ना तो एससी में ही शामिल हो सके और ओबीसी को मिलने वाला हक भी इन जातियों को नहीं मिल रहा। अखिलेश कैबिनेट ने कई प्रस्तावों को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। इनमें सबसे खास यह है कि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने का प्रस्ताव पास किया गया। इनमें निषाद, कुम्हार, केवट, धीमर, बिंद, बाथम, तुल्हा, गौंड, मल्हार, भर, राजभर, मांझी, कहार, कश्यप, मछुआरा, प्रजापति शामिल हैं। इसके अलावा निजी इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने पर वहां के छात्रों को दूसरे कॉलेज में जगह मिलेगी। इसके अलावा बुनकरों को बिजली दरों में छूट का प्रस्ताव भी पास हुआ है। कैबिनेट ने बुलंदशहर के सिकंदराबाद नगरपालिका, हमीरपुर नगरपालिका, महोबा नगरपालिका, मथुरा नगरपालिका, कुशीनगर नगरपालिका और मैनपुरी नगरपालिका के सीमा विस्तार भी शामिल हैं। इसके अलावा महाराजगंज का सोनौली नगर पंचायत बनेगा। अखिलेश कैबिनेट ने राजस्व न्यायालय नियम संग्रह में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार के मंत्री रविदास मेहरोत्रा और बीएसपी नेता गया चरण दिनकर ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं आपको। प्रदेश सरकार चाहती थी कि नोटबंदी पर बहस हो, चर्चा हो और नोटबंदी के कारण
जो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी परेशान है, वो आज उस पर चर्चा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास किया कि नोटबंदी पर चर्चा न होने पाए। जो उसका बेस वोट है, मूल वोट जिसके बारे में वो कहती कि हमारा बेस वोट है, बेस वोट तो उसका सुरक्षित नहीं रह गया है, तो अन्य वोट कहां, ब्याज का वोट कैसे ले पाएंगे? ये केवल राजनीतिक नाटकबाजी है। थैंक यू सर। मंदिर तो बता रहे हैं मतलब इस बार राज्य सरकार कानून बना देगी, ऐसा कैसे कर देगी? देखिए, पहले वो संविधान पढ़ें, ठीक है ना, और जिसे संविधान का ही ज्ञान नहीं है वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कैसे कर पाएंगे? ये संविधान को क्रॉस करके चले जाएंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं यूपी सरकार के इस फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। प्रस्ताव पहले भी पास किया जा चुका है। ये केवल चुनाव में कुछ प्रकार का प्रस्ताव लाया गया है और मैं समझता हूं कि अगर ये सीरियसली इसमें रुचि लेते तो पहले इसके कुछ कर सकते। लेकिन जहां तक प्रस्ताव का सवाल है, प्रस्ताव पास करेंगे और ये तो अधिकार केंद्र सरकार का है, वो उचित समय पर इस पर विचार करेंगे। ये जो करने का मामला है ये तो पहले भी हो चुका है और स्थिति ये है कि हर सरकार जो सत्ता में होती है वो इस तरह की बातें करती ही है। चुनाव का मामला होता है और किस तरह से जनता को एक तरह का लॉलीपॉप दिया जाए वो दिया ही जाता है, चाहे बीजेपी सत्ता में हो, चाहे बसपा सत्ता में हो, चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता। 17 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने के यूपी कैबिनेट के फैसले का बाराबंकी में विरोध हुआ। खुद को पिछड़ी जाति से एससी में शामिल कराने की कोशिशों से लोग नाखुश दिखे। हमारे दलित कोटे में क्या, हमारे लोगों का तो कोटा है प्रजापतियों का और उच्च कोर्ट में है, नीच कोर्ट में क्यों है? अखिलेश यादव ने आज आप लोगों को एससी में डाल दिया है। एससी में नहीं होना है। तो क्या इनका फैसला गलत है? और क्या गलत है? अभी तक तो नहीं कभी आवा एससी में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा ना होना चाहिए। सर मैं इससे खुश नहीं हूँ। ये कोई बात थोड़े नहीं हुई जो 2 महीना इलेक्शन के रह गए हैं तो अब ये करे। इसको करना चाहिए तो बहुत पहले करना था। 2-4 मतलब साल भर कुछ लाभ तो इसका मिले हमको, तभी तो ये सब होता है। तो आप खुश नहीं कि आपको पिछड़ा वर्ग से जो है दलित में डाल दिया गया? नहीं, हम नहीं खुश है इससे। क्या होना चाहिए था? अरे होना जो करना है वो कर रहे हैं, बाकी जो है इससे जो है हम लोगों को बैग में थोड़े ना डालना चाहिए। आप लोगों को ओबीसी में ही? हाँ, उसी में ठीक है, उसी में ठीक है। ये फैसला गलत है। और क्या है, बिल्कुल गलत है फैसला। लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। करीब 22,000 करोड़ की लागत से बनने वाला एक्सप्रेसवे गाजीपुर तक जाएगा। ये 10 जिलों से होकर गुजरेगा। 353 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के लिए जरूरी जमीन का 50% लिया जा चुका है। एक्सप्रेसवे बनने से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने की राह आसान होगी। 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे जरूरी होने पर 8 लेन का किया जा सकेगा। लखनऊ से शुरू होकर ये बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में खत्म होगा। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे तमाम मंत्री विधायकों ने भी इस योजना में मेरा पूरा का पूरा सहयोग किया है। ये दोनों सड़कें बन जाने के बाद और जुड़ जाने के बाद देश की सबसे बड़ी सड़क अगर किसी प्रदेश के पास होगी तो वो उत्तर प्रदेश के पास होगी। और ये सड़क 6 लेन है, भविष्य में 8 लेन भी होगी। सड़क के किनारे सर्विस लेन भी है। अगर सही मायने में सड़क के बारे में जानकारी होगी तो आने वाले समय में ये 10 लेन और 12 लेन की भी सड़क कही जा सकती है। और रास्ते हो नहीं तो कहां तरक्की मिलेगी। इसीलिए एक ऐसा रास्ता बने जो तरक्की के रास्तों पर भी हो, शोहरत के रास्तों का भी रास्ता हो, मंजिल हो और हर कमजोर आदमी को कुछ न कुछ उससे हासिल हो सके। 6 या 6 लेन का सपना
इतनी बड़ी रकम का खर्च, मेट्रो रेल बनाना, विधानसभा के सामने एक और विधानसभा बनाना, विकास के न जाने कितने काम करना, ये करना या कराना तो दूर की बात थी। आमतौर पर सरकारें इस पर सोचने की भी हिम्मत नहीं करती थी, विचार की हिम्मत भी नहीं। चुनावी सीजन में अखिलेश सरकार के इस बड़े ऐलान के बाद हिंदी खबर ने यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों से बातचीत की, जिन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर बताया। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस का आज ही अनुपूरक बजट में पास हुआ और आज ही इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कर दिया। आइए हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के कैबिनेट के मंत्री हैं, कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितना फायदेमंद ये जनता के लिए होगा कि जो आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, समाजवादी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का आज अनुपूरक बजट में पास भी हुआ, आज इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने कर दिया। सबसे बड़ा ये एक्सप्रेसवे माना जा रहा है, कितना फायदेमंद ये जनता के लिए होगा? ये पूर्वांचल के किसानों, जनता, किसान, मजदूर सबके तकदीर को ये बदल देने वाला एक्सप्रेसवे होगा, क्योंकि इस घर मंडी समितियां बनेगी, बाजार बनेंगे, दुकानें बनेगी और ये बिल्कुल जो पूर्वांचल अपेक्षित था, इतिहास में पहला मुख्यमंत्री हुए अखिलेश यादव जी, जिन्होंने पूर्वांचल को हर चीज दे दिया, एक्सप्रेसवे दे करके तो पूरा देश और दुनिया में नाम कर दिया। इससे किसान, मजदूर, हर वर्ग धर्म के लोगों का इससे फायदा होगा। ये बहुत बड़ी सौगात है मुख्यमंत्री जी की। और दूसरे मंत्री हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। जिस तरह देखा जाए कि जिस तरह समाजवादी ने इतना बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया, जिस तरह बताया कि बहुत फायदा मिलेगा इसके लिए, पूर्वांचल से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली कितनी अब दूरी रहेगी और कितना इससे फायदा मिलेगा, कितना आसानी हो गई दिल्ली तक पहुंचने के लिए पूर्वांचल वाले? देखिए, इतिहास गवाह है कि विकास समय के साथ ही होता है और जो आजादी के बाद से अब तक पूर्वांचल उपेक्षित रहा है, उसको मुख्य धारा में ला करके जो दूरी थी, जो हम लोग यहां से गाजीपुर पहुंचते थे 7 घंटे 8 घंटे में, वो दूरी को सीधे 3 घंटे में बदलने का काम जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, तो निश्चित रूप से अब जो विकास में बहुत पिछड़ा था उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश हिस्सा, वो अब तिगुनी गति से आगे बढ़ाने का काम एक ही फैसले से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रफ्तार बढ़ा दी है पूर्वांचल की विकास की, उससे पूर्वांचल की आने वाले समय में दिशा और दशा दोनों बदलते हुए दिखाई पड़ेगी। धन्यवाद मंत्री जी, हमसे बात। तो ये दूसरे मंत्री, तो तीसरे मंत्री हमारे कैबिनेट मंत्री है रविदास मल्होत्रा जी, इनसे भी बात करते हैं। जिस तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस का आज बजट में पास भी हुआ, शिलान्यास भी हो गया, तो विपक्ष की बात करेंगे। आप विपक्ष के जवाबों को बहुत सही से, उसका सवालों को जवाब भी देते हैं। क्या लगता है कि इस पे विपक्ष हमला नहीं करेगी? जिस तरह चुनाव करीब है, उद्घाटन हो रहे हैं, उनका कहना अधूरे उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन भले ही सीएम अखिलेश यादव उद्घाटन कर रहे हैं, इसका जनता को बाद में फायदा मिलेगा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं काम पूरे नहीं है। इससे इस एक्सप्रेसवे की कितना फायदा होगा और विपक्ष इसको किस रूप में लेगी? देखिए, लखनऊ से गाजीपुर 353 किलोमीटर की सड़क जो है वो बननी है और इसमें 50% किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो गया है और कहीं किसी किसान ने विरोध करने का काम नहीं किया है। पिछले लगभग 11 महीने से ये प्रयास चल रहा था कि किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाए, उसके बाद सड़क बनने का काम हो और 50% से अधिक सड़क का अधिग्रहण कर लिया गया। 22,000 करोड़ रुपए का ये बजट है और अब लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक विकास होगा और लखनऊ से लोग गाजीपुर पहुंच जाएंगे 3 घंटे में। ये दुनिया की सबसे बड़ी सड़क होगी कि लखनऊ से आगरा और लखनऊ से गाजीपुर, यानी गाजीपुर से लेकर के लखनऊ होकर के आगरा तक की सड़क बनी है, ये लगभग है 665 किलोमीटर और इसमें जो है वो जनता को बहुत राहत मिलेगी। कई जिले जुड़ेंगे इससे, यहाँ पर ढाबे होंगे, सब्जी मंडियां होंगी, गल्ला मंडियां होंगी, फल मंडियां होंगी, बाजार होंगे, मार्केट होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कब तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा और इसका फायदा जनता को कब तक मिल जाएगा? ये प्रयास होगा कि लगभग जो है वो 2 साल में, जैसे आपने देखा कि 23 महीने में लखनऊ से लेकर के आगरा तक
एक्सप्रेस वे बन गया, ऐसे ही ये समाजवादी पूर्वांचल जो हाईवे एक्सप्रेस है वो 2 साल में बन जाएगा। जब दोबारा अखिलेश यादव जी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे तो अखिलेश यादव जी इस सड़क का शिलान्यास उन्होंने किया है और वही जो है लोकार्पण करने का काम करेंगे। विपक्ष का सवाल है, विपक्ष का कहना है कि अधूरे काम अभी हैं। अगर नोएडा की बात करें, नोएडा में जो स्टेडियम बना है उसमें 415 करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन अभी उसका काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं। विपक्ष हमला कर रहा है आप पर बार बार, भले ही आप विकास के काम के शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए फूक रहे हैं, लेकिन विपक्ष का हमला है कि अधूरे काम, इसका जवाब करिए। देखिए, जब कोई काम शुरू होता है तो उसमें 2-2.5 साल लगते हैं। अगर 23 महीने पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बनना शुरू हुआ था, 23 महीने के बाद काम शुरू हुआ। ऐसे ही मेट्रो जो है शुरू हुआ 2 साल पहले, आज बना। अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आज उद्घाटन हुआ है, उसका शिलान्यास हुआ है और 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम लोगों ने 4.25 साल लगातार काम करने का काम किया है। 4.25 साल में प्रदेश में कितना विकास का काम हुआ है। और जो लोग ये कह रहे हैं चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट ये नहीं है। चुनावी स्टंट ये है कि प्रधानमंत्री की 96 साल की मां 4,000 रुपए के लिए लाइन में खड़ी कर दी प्रधानमंत्री ने, ये चुनावी स्टंट था। कब तक ये जो अधूरे काम है कब तक पूरे हो जाएंगे और नोएडा में जो स्टेडियम बन रहा है वो कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, लगातार विकास के काम चल रहे हैं और चुनाव भी अगर हो रहा होगा तो चुनाव के समय भी उद्घाटन हो गया है, तो चुनाव के समय कार्य बाधित नहीं होगा, कार्य होता रहेगा। धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए मंत्री जी। तो ये सूबे के 3 कैबिनेट मंत्री थे, विजय जी थे, राम गोविंद चौधरी और मल्होत्रा जी थे, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लिए विकास की गंगा बहा रहे हैं। भले ही जो योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से उद्घाटन कर रहे, जो काम पूरे जो अधूरे हैं वो जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे, इसका दावा कर रहे हैं। उसका आने वाले समय में जनता को फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन राजेश जायसवाल के साथ अकील सिद्दीकी, हिंदी खबर, लखनऊ। भारत के उप निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने आगामी चुनावों के लिए सूबे भर में इलेक्टोरल प्रिपेयरनेस का जायजा लिया। साथ ही प्रदेश के सभी डीएम को अपडेटेड इलेक्टोरल रोल तैयार करने के दिशा निर्देश भी दिए। विजय देव ने दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक पोलिंग स्टेशन तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उप निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने कहा कि जैसे ही आचार संहिता लागू होगी उसके बाद शराब, अस्त्र शस्त्र से लेकर घूमने और हर एक वो चीज जिसमें भयमुक्त चुनाव हो सके उसका कड़े तरीके से पालन किया जाएगा। साथ ही जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे हैं या फिर पिछले चुनावों में किसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर भी चुनाव आयोग की कड़ी नजर होगी। इस बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के जरिए ई पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल संभव हो सकेगा। वहीं कैंडिडेट के चुनाव पर खर्च को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। तो सियासी दलों को सभी जानकारियां मुहैया कराई जाएंगी, पारदर्शी तरीके से होगा काम। विशेष अभियान चलाकर 7 लाख से ज्यादा विकलांगों को चिन्हित किया गया। पोलिंग बूथ वार विकलांगों का डाटा तैयार, ताकि शासन को साफ निर्देश की तारीखों का ऐलान होते ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए। चुनाव के ऐलान के 24 घंटे के अंदर ही सभी होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटा दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आगामी चुनावों के लिए पूरी इलेक्टोरल प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया जा रहा है और इसी प्रोग्राम के तहत पिछले कुछ दिनों से हमने अलग अलग जोन्स में और डिविजन्स में जाके इलेक्टोरल प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू किया है। कमीशन का इस बार का पूरा फोकस है कि पेड न्यूज़ के जो मामले जगह जगह पे नोटिस में आते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में इस तरह की के केसेस ना आए, उसके लिए जो मैकेनिज्म है हमारा उसको पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी एमसी जो कमेटी है उसको भी सभी जिलों में कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि सभी मेजर्स लिए जा रहे हैं। तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हमारी चल रही है और जैसे मैंने कहा कि आई एम सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट्स विच हैव बीन मेड और सारे अलग अलग जो पहलू हैं इलेक्टोरल प्रिपेयर्डनेस के, सभी के ऊपर तैयारी हमारी चल रही है।
तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।